हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी मैंने आपको वहां पर ह्यूमन हार्ट, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना, इन सभी बातों का डिस्कशन आपसे कर लिया था। तो कार्य विधि और संरचना, है ना, जो मैंने बताया था वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। थंबनेल भी उसका देखा होगा आपने, लिखा हुआ था मानव हृदय एक अनोखी संरचना, है ना, इस नाम से वो वीडियो था, आप उसको देख लीजिएगा। वहां पर जो था आपका परिवहन तंत्र आपका था या परिसंचरण तंत्र जो था वो हार्ट तक था और हार्ट के बाद लगभग खत्म हो जाता है। उसके बाद नया जो तंत्र आपका आता है वो उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना, उत्सर्जित करना, किसी चीज को बाहर निकालना होता है। तो उत्सर्जन तंत्र लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं इसको। और एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी किसी भी पदार्थ को बाहर निकालना। अब ये शरीर से पदार्थों को बाहर निकालना, है ना, यही प्रक्रिया होती है उत्सर्जन। और इसमें बहुत सारे अंग सम्मिलित होते हैं, उन अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कह दिया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं उनके फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, है ना, बने हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ हैं या हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, कुछ भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं। हानिकारक पदार्थ, हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ या केवल अपशिष्ट पदार्थ, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो उसके बाद इस प्रक्रिया में सम्मिलित अंगों के समूह को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इसमें जो अंग सम्मिलित होंगे उनको कहा जाएगा उत्सर्जन तंत्र। अंगों के समूह को उत्सर्जी अंग कहा जाएगा, अंगों को उत्सर्जी अंग कहा जाएगा, है ना। और इसमें जो सारे अंग का समूह हो जाएगा उसको उत्सर्जन तंत्र कहा जाएगा। अब देखिए उत्सर्जन का जो काम है तो केवल किडनी या वृक्क ही नहीं करता है, बहुत सारे अंग हैं। त्वचा भी तो है उत्सर्जी अंग में। त्वचा क्या करती है? पसीने को बाहर निकालने का काम करती है, तो ये भी तो उत्सर्जन का काम करती है, स्किन। ठीक है, दूसरा आपका देखते होंगे कि फेफड़े, फेफड़े भी क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। तो फेफड़ा भी तो उत्सर्जी अंग में आ सकता है कि नहीं। उसके बाद जैसे आपका है यकृत, लीवर बाइल जूस का श्रवण करता है, निकालता है, उसको उत्सर्जित करने का काम करता है कि नहीं। तो वो भी एक कार्य करता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, ये भी सब क्या है? ये भी सब उत्सर्जन का काम करती हैं। तो उत्सर्जी अंग में तो बहुत सारे अंग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब उत्सर्जन तंत्र में हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या है आपका, तो उसमें जो आपका है मेन जो पढ़ा जाता है वो किडनी के बारे में पढ़ते हैं, वृक्क के बारे में पढ़ते हैं, गुर्दा कहते हैं अपनी भाषा में इसको, है ना। तो यहाँ पर किडनी के बारे में, वृक्क के बारे में या गुर्दे के बारे में मेन रूप से हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, मुख्य जो आपका उत्सर्जी अंग माना जाता है वो आपका ये है ना, है तो वो भी सारे जो मैंने बता दिया है। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में जो हमें डिटेल डिस्कशन करना होगा वो गुर्दे के बारे में, किडनी के बारे में करना होगा। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, तो जैसे आपको पता है कि किडनियां दो होती हैं, लेफ्ट राइट साइड में दो किडनियां होती हैं, है ना। और ये क्या करता है, तो किडनियां मेन जो आपका है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है, छानने का काम, है ना। भाई ब्लड में, खून के अंदर जो भी अशुद्धियां होती हैं, अशुद्ध पदार्थ होते हैं, है ना, उनको ब्लड से बाहर निकालने का काम या छानने का काम करती हैं, छान करके बाहर कर देती हैं और ब्लड क्या है वापस चला जाता है ना। तो यही प्रोसेस क्या है कि अपशिष्ट पदार्थों को वो बाहर निकालने का काम करती हैं। इन्हीं के खराब होने पर अपशिष्ट पदार्थ निकल नहीं पाते, तो डायलिसिस या अपोहन वगैरह करवाया जाता है जब किडनियां खराब हो जाती हैं, है ना। तो डायलिसिस करवाते हैं, अपोहन जिसको हिंदी में कहते हैं, तो वो प्रोसेस वहां पर करवाई जाती है। ठीक है, तो ये तो जनरल बात यहाँ पर लिखी हुई उत्सर्जन तंत्र के विषय में। ठीक है, अब इसमें हमें जो पढ़ना है मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग जो आपकी किडनी है यानी वृक्क है, उसके बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद, है ना, फिर मैं आपको क्या करता हूं कि उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन से संबंधित, है ना। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो उत्सर्जन है, अलग अलग जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया अलग अलग, यानी अलग अलग पदार्थ, अलग अलग जीव अलग अलग पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं।
जैसे आपको बता देते हैं, है ना, जैसे हम आपको बताते हैं, नंबर फर्स्ट आपका है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है यूरियोटेलिक, है ना। तो ये क्या है, यूरियोटेलिक, है ना, यूरियोटेलिक। तो यूरियोटेलिक एक जीव ऐसे होते हैं जो यूरियोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक क्या है, तो ऐसे जीव जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया को उत्सर्जित करते हैं, यूरिया को अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो वो कहलाते हैं आपके यूरियोटेलिक। तो वे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। में आएगा कौन, तो इसमें आने के लिए है आपके जैसे स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी होते वो यूरियोटेलिक होते हैं, जिसमें हम लोग भी आ जाते हैं। वही स्तनधारी क्या है, स्तनधारी तो आपको पता है मेमल्स, है ना, जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाने का काम करते हैं, स्तनधारी, ठीक है। तो ये आपके कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो पहला क्लियर हो गया, यूरिया का उत्सर्जन करने वाला यूरिकोटेलिक कहलाता है। इसमें जितने भी स्तनधारी आते हैं, मनुष्य आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखेंगे, नंबर 2, एक होता है यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, है ना। अब ये यूरिकोटेलिक क्या होते हैं, तो ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल, है ना, ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले यूरिकोटेलिक हो जाएंगे। इसमें कौन आ जाता है, तो इसमें जितने भी पक्षी हैं और सरीसृप वगैरह आ जाते हैं। तो जो पक्षी हैं, है ना, और सरीसृप हैं, सरीसृप का मतलब है रेंग कर चरने वाले जमीन पर, ठीक है। तो पक्षी आपके जो हैं, है ना, और सरीसृप क्या है, इसमें आ जाते हैं। इसमें हम लोग आ जाते हैं स्तनधारियों में जैसे, है ना। तो पक्षी और सरीसृप आपके इसमें आ जाते हैं। और तीसरे जो आपके होते हैं वो होते हैं एमिनोटेलिक, एमिनोटेलिक, है ना। तो एमिनोटेलिक क्या होते हैं, तो एमिनोटेलिक है तीसरे नंबर, थर्ड है अमीनोटेलिक। तो अमीनोटेलिक क्या करते हैं, तो एमिनोटेलिक आपके जो होते हैं वो अमोनिया वगैरह का उत्सर्जन कर देते हैं, है ना। तो अमोनिया वगैरह का उत्सर्जन करने वाले एमिनोटेलिक हो जाते हैं। और इसमें कौन कौन आ जाता है, तो इसमें जो आपके आते हैं वो हैं जैसे मछली है और जितने भी कीट वगैरह हैं, है ना। ठीक, तो ये आप कह सकते हैं कि जो अमीनो अम्ल वगैरह का उत्सर्जन करते हैं या आपके जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो किसमें आ जाते हैं, एमिनोटेलिक में आ जाते हैं। मछली है, कीट वगैरह जो भी हैं। तो ये आपका है कि यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक क्या होते हैं, तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले यूरिकोटेलिक। और अमीनोटेलिक क्या होता है, तो अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले NH3। अमोनिया जो होता है वो ज्यादा विषैला होता है यूरिया की तुलना में, यूरिया कम हानिकारक है लेकिन अमोनिया ज्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। तो मछली और कीट किसमें आते हैं, एमिनोटेलिक में आ जाते हैं। तो ये तो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर कुछ जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो मैंने जनरल बात यहाँ आपको बता दी है, ठीक है। इसका उत्सर्जन तंत्र से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आ गया था तो मैंने बता दिया कि जीव किस प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क या किडनी का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका लिखा हुआ है कि मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग यानी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने भी बता दिया आपको कि एक ही अंग के बारे में हमें पढ़ना है जो है किडनी यानी वृक्क या गुर्दा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका डायग्राम देखिएगा, एक स्क्रीन पर लगा हुआ है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिखाई गई लेफ्ट और राइट साइड किडनी दोनों दिखाई गई हैं, इसमें बनी हुई है। अब यहाँ पर जो बना हुआ है इसके विषय में पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर आगे चलते इसमें, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा क्या होती है, इन्फीरियर वेना कावा जो होती है आपकी वो होती है निचली जो सिरा होती है, जो नीचे का ब्लड लेकर के आती है, इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा क्या होती है, जो ऊपर का ब्लड लेकर के आती है, ठीक है। ये हार्ट में आपको बताया था। तो लिखा हुआ है इन्फीरियर वेना कावा, ठीक, नीली नीली इसमें दिखाई गई है, बनी हुई है ना, तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको दिखाया गया किडनी, है ना। तो यहाँ पर ये ओपन करके दिखाई गई स्ट्रक्चर इसके अंदर,
ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है पेल्विस। तो इसके अंदर एक येलो लिक्विड है जिसको कहा गया है पेल्विस, इस स्ट्रक्चर को पेल्विस कहते हैं। उसके जस्ट नीचे देखेंगे आप कि जो आपका रेड, डार्क रेड या रेड ब्राउन है आपका जो डार्क है ना, वो कैसा है, वो आपका जो है मेडुला कहलाता है, उस भाग को कहते हैं मेडुला। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा है आपका सबसे बाहर का पार्ट जो हल्का लाइट आपका ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन नहीं बल्कि लाइट, इसको कहेंगे रेड, है ना, ये लाइट रेड है, बिल्कुल हल्का लाल है, ये है आपका कॉर्टेक्स। तो तीन भाग इसमें हो जाते हैं, पेल्विस, मेडुला और कॉर्टेक्स, है ना। हालांकि भाग दो पढ़ेंगे हम, मेडुला और कॉर्टेक्स, ये दो मेन होते हैं। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है वृक्कीय धमनी, एड्रीनल ग्रंथि। आपको पता है किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है वृक्कीय धमनी। भाई धमनी क्या करती है, शुद्ध ब्लड लेकर के आती है किडनियों में, है कि नहीं। तो शुद्ध ब्लड लाने का काम किसका है, धमनी का है। तो एक धमनी हो जाएगी और एक ले जाने वाली भी तो होगी, तो एक सिरा बनी है। तो लिखा है वृक्कीय सिरा। देखिए वृक्कीय सिरा का क्या काम होता है भाई, धमनी ब्लड लेकर के आती है किडनी के अंदर, है ना, और सिराएं क्या करती हैं, वो ब्लड को वापस लेकर के जाती हैं आपके हार्ट के अंदर। ठीक है, हार्ट की सहायता से भाई वापस ब्लड जाएगा, धमनियों की सहायता से प्योर ब्लड जो होता है वो आता है किडनी के अंदर। ठीक है, और सिराओं के माध्यम से इम्प्योर ब्लड जो आपका होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको कहते हैं, है ना, तो वो क्या होता है कि वापस आपका हृदय में चला जाता है ना, जहां से उसको कहा लंग्स में भेज दिया जाएगा शुद्ध होने के लिए। ठीक है, तो ये होगी वृक्कीय सिरा। उसके बाद लिखा हुआ कि पृष्ठ महाधमनी। पृष्ठ महाधमनी क्या है, पृष्ठ का मतलब होता है ये जो आपकी लिखी हुई डॉर्सल एरोटा, है ना, डॉर्सल का मतलब पृष्ठ का मतलब है ऊपरी सतह पर पाई जाती है ना। तो ये पृष्ठ महाधमनी हो गई। ठीक, अब ये महाधमनी है। उसके बाद लिखा मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर। तो इसके द्वारा क्या होता है, यूरिन जो होता है वो आकर के यूरेथ्रा में कलेक्ट होता है, एकत्रित होता है ना। तो यूरेटर के द्वारा क्या होता है कि ये आपका जो यूरिन होता है वो यहाँ किडनी से होकर के कहां पर आता है, ब्लैडर में आता है, आपका मूत्राशय के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका देखिए लिखा हुआ है इसमें यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। ठीक है, तो यहां से क्या होता है कि यूरिन को पास आउट कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है बॉडी के बाहर। ठीक है, तो ये जनरलाइज एक डायग्राम था आपके उत्सर्जन तंत्र का जो यहाँ पर बना हुआ था, वो मैंने आपको ये बता दिया है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि सारे पार्ट्स आपको इसके दिखाए गए हैं, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद जो वृक्क की आंतरिक संरचना है उसका डिस्कशन फिर मैं आपसे करता हूं। तो फिर चलिए देख लेते हैं यहां पर कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, है ना। तो उसमें देखिएगा कि आंतरिक संरचना में इसके कौन कौन से भाग, देखिए भाग तो इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, है ना। आंतरिक संरचना में जाते तो कई सारे पार्ट इसके देखने को मिलते हैं आपको, लेकिन जो मेन आपके तीन पार्ट होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे पहले लिखा हुआ कॉर्टेक्स है, दूसरा लिखा हुआ है मेडुला है, और तीसरा लिखा हुआ है पेल्विस, है ना। यानी ये तीन पार्ट होते हैं जो मेन है। अब इनके अंदर जाते हैं तो नेफ्रॉन वगैरह, बोमेन संपुट, हेनले लूप, है ना, ये सब मिल जाते हैं इसके अंदर। तो बहुत ज्यादा संरचनाएं मिलती है इसके अंदर, लेकिन काम सभी का अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेन पार्ट के तौर पर हम इंटरनल स्ट्रक्चर में इनको लिख लेते हैं। उसके बाद नेफ्रॉन वगैरह, बोमेन संपुट, हेनले लूप, इनको पढ़ेंगे तो आगे जो डिस्कशन कर लेंगे, है ना, कि यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसके अंतर्गत हम सभी का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो मेन पार्ट में सबसे फर्स्ट लिखा हुआ है वल्कुट यानी कॉर्टेक्स, इंग्लिश में कॉर्टेक्स, हिंदी में वल्कुट। तो कहते हैं यह वृक्क का बाहरी भाग होता है जो रक्त छानने का कार्य करता है। इसमें मुख्यतः बोमेन संपुट, समीपस्थ नलिका तथा नेफ्रॉन मुख्य इकाई होती है। तो जो नेफ्रॉन है, वृक्क की किडनी की जो मुख्य इकाई होती है वो नेफ्रॉन ही है ना, जो ब्लड को प्यूरिफाई करने का या छानने का काम, भाई ब्लड को और उसमें आने वाली अशुद्धियों को अलग करने का काम जो है वो नेफ्रॉन का होता है। ठीक है, किडनी के अंदर। और नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वो लाखों में होती है। ठीक, एक दो नेफ्रॉन नहीं होते, उनकी बहुत सारी संख्या होती है। ठीक, तो ये क्या करते हैं कि ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों को छान करके, है ना, किडनी से होते हुए, है ना, मूत्रनली से होते हुए उसको यूरेथ्रा में ट्रांसफर कर देती हैं, भेज देती हैं। ठीक है, बाकी हमारा जो ब्लड है छना हुआ वो वापस क्या होता है, सिराओं के माध्यम से चला जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए तो ये हो गया कॉर्टेक्स। अगला लिखा हुआ है मेडुला। मेडुला क्या काम करता है, देखा यह आंतरिक मध्य भाग होता है। इसमें नेफ्रॉन के संग्राहक नलिका व हेनले लूप पाए जाते हैं। तो हेनले लूप कहाँ पाया जाता है, किस पार्ट में हेनले लूप होता है, तो मेडुला के अंदर हेनले लूप पाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद लिखा हुआ पेल्विस, लिखा यह वृक्क के अंदर का भाग होता है, इससे मूत्र वाहिनी बाहर की ओर निकलती है। तो यहाँ से जो यूरिन होता है वो इसके द्वारा होकर के आपका यूरेथ्रा में, यूरेटर में आपका आकर के एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो मेनली आपके क्या होते हैं, ये 3 पार्ट हो जाते हैं। अब इनके अंदर जब जाएंगे तो हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नेफ्रॉन, और ये नेफ्रॉन जब जाएंगे तो नेफ्रॉन में आपको यही सब मिल जाएंगे, बोमेन संपुट, समीपस्थ नलिका, है ना, और ये आपके मिल जाएंगे इधर। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर जब जाते हैं, उसके बाद इसमें क्या है, हेनले लूप वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये मेन पार्ट हो गए आपके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के। ठीक है, उसके बाद फिर देखिएगा, अब यहाँ पर एक डायग्राम लगा देते हैं जिसको आप देख लीजिएगा, इसमें सारे पार्ट आपको उसमें दिखाए गए होंगे। देखिएगा यहाँ पर कि इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ पर इसको देख करके आप इसकी संरचना को बना सकते हैं। लिखा हुआ है बर्टीनी के स्तंभ, है ना, बर्टीनी कॉलम लिखा हुआ है। तो ये भी क्या है, आपके किडनी के अंदर पाए जाते हैं बर्टीनी स्तंभ। इनका डिटेल डिस्कशन करेंगे तो बताएंगे आपको वहां पर। वृक्क पेल्विस, तो पेल्विस पार्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, 3rd नंबर जो लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स तो मैंने बता ही दिया है, कॉर्टेक्स सबसे पहला भाग ऊपर लिखा हुआ। उसके बाद वृक्क आवरण, तो ये सबसे बाहर की लेयर होती है किडनियों की सुरक्षा करने के लिए। किडनी के ऊपर एक आवरण होता है जिसकी वजह से बाहरी चोट है, आघात है, इन सभी से रक्षा करने के लिए एक आवरण दोनों किडनियों के ऊपर होता है। ठीक है, फिर लिखा मेडुला पिरामिड, तो मेडुला पिरामिड मेडुला भाग में ही आता है, ये मेन है। उसके बाद लिखा है कैलिक्स, तो कैलिक्स भी आपका क्या है, कैलिक्स जो आपका होता है वो मेडुला के जस्ट नीचे का पार्ट होता है कैलिक्स, लेकिन उन सभी को लिखना नहीं है। उसके बाद लिखा है वृक्कीय धमनी, तो धमनी सिरा तो मैंने बता ही दिया, ब्लड लाने जाने का काम करेंगे दोनों। ठीक है, बाकी उसके बाद यूरेटर लिखा हुआ मूत्रवाहिनी, फिर यहाँ से क्या होगा, यूरिन पास हो जाया करेगा। ठीक है, तो ये है आपकी वृक्क की आंतरिक संरचना। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा, नेफ्रॉन की संरचना और यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उतना प्रश्न नहीं आता है, लेकिन यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसका डिस्कशन हम करेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर आपको किडनी की बताई है वो थोड़ा बहुत समझ में आया हुआ होगा, है ना। बहुत ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है और ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, लेकिन हमें टॉपिक दिया गया था तो इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।